बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली ख़बर जिससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा ख़ान ने असल मुजरम का नाम बता दिया है। अब ये ऑफेंस क्या है, मुजरम कौन है और अलीमा ख़ान साहबा ने उसका नाम क्यों बताया है, सारी कहानी क्या है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस या जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अलीमा ख़ान साहबा ने किस मुजरम का नाम बताया है? नाज़रीन, उस मुजरम के नाम पे आने से पहले जो प्रीवियस ब्लॉग में हमने बात की, जो अलीमा ख़ान साहबा के ख़िलाफ़ मुकदमा आज एटीसी की अदालत में चला, जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में, वहाँ पे जितने भी गवाहान हैं अलीमा ख़ान साहबा के ख़िलाफ़ 26 नवंबर के केस में, तमाम पे जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आखिरी गवाह थे, इंस्पेक्टर थे, तफ्तीशी थे, उस पर भी आज जिरा का जो प्रोसेस था उसको मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन जैसे जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, अलीमा ख़ान साहबा की जो वकला सफ़ाई हैं या जो टीम है वकला की, उनकी तरफ से कहा गया कि जो प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह हैं उन पे मज़ीद जिरा करना चाहते हैं। इस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुखालफत की गई कि अब जिरा दोबारा नहीं हो सकती। ये पहले भी कोई मुतालबा था, मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन जज साहब ने इतना कहा कि आप तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे दें, इस दरख्वास्त को हम देख लेंगे। और ये जिरा आखिरी गवाह पे मुकम्मल होने के बाद जो मुकदमे की समाअत है उसे 8 जून तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। लेकिन इस अदालती कार्रवाई के बाद अलीमा ख़ान साहबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू में क्या कहा, किस मुजरम का नाम लिया? अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है कि 26 नवंबर का जो इमरान खान का पैगाम था वो मैं लेके आई थी। अलीमा ख़ान साहबा कहती हैं कि मैं पैगाम नहीं लेके आई थी। 26 नवंबर का पैगाम इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को दिया था। सहाफ़ियों ने वह पैगाम बाहर आके रिपोर्ट किया, अपने चैनल्स पे चलाया। यानी अलीमा ख़ान साहबा कहती हैं कि इस जुर्म में अगर कोई मुजरम बनता है 26 नवंबर में तो वो सहाफ़ी बनते हैं, मेरा कोई जुर्म नहीं बनता। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी क्लियर की अलीमा ख़ान साहबा ने। मैं पिछले चंद रोज़ से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सका। शायद कहीं पे ख़बर चल रही थी कि इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में किसी साबिक आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है। तो अदालत के बाहर इस बात को भी अलीमा ख़ान साहबा ने क्लियर किया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद ख़बर है। मैंने बैरिस्टर गौहर से भी तस्दीक की है, इमरान खान के साथ किसी साबिक आर्मी चीफ़ ने जो है वो अडयाला जेल में जाकर मुलाकात नहीं की। लेकिन जिसने भी ये बेपरकी फैलाई है, झूठी खबर जिसने भी दी है, जिसकी अलीमा ख़ान साहबा तरदीद कर रही थी, उसका दिफा भी किया अलीमा ख़ान साहबा ने इस फेक न्यूज़ का, बल्कि इस फेक न्यूज़ का मलबा हुकूमत पे डाल दिया। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि जानबूझ के ऐसी खबरें इनकी तरफ से फैलाई जाती हैं और अब चूँकि ये इमरान खान को गिरफ़्तार कर बैठे हैं, जेल में रख के बैठे हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ करना क्या है। यानी ये ख़बर जिसने भी दी कि खान साहब के साथ साबिक आर्मी चीफ़ की कोई मुलाकात हुई है, उसको कनेक्ट कर दिया है मौजूदा सिस्टम के साथ कि ये ख़बर मौजूदा निज़ाम की तरफ से फैलाई गई है, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इनको समझ नहीं आ रही कि जेल में बैठा जो इमरान खान है उसके साथ डील कैसे करें। तो जानबूझ के जो असल इशू है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद ख़बरें फैलाई जाती हैं। अब मुझे इस पूरी गुफ्तगू का सर पैर नहीं मिला कि हुकूमत ऐसी फ़ेक न्यूज़ क्यों फैलाएगी कि कोई साबिक आर्मी चीफ़ जो है वो इमरान खान साहब के साथ जाके मिला है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बेपरखी किसने फैलाई है और इसका हुकूमत के साथ क्या लिंक बनता है, या हुकूमत को ऐसी फ़ेक न्यूज़ किसी के ज़रिए फीड कराने का हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल कल मंगल का दिन है, खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, तो अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि हम भी पहुँचेंगे, यानी बहनें भी पहुँचेंगी
और जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो अपनी काबीना के साथ अडयाला जेल आएंगे। अब देखना ये होगा कि जो 2 जून से मुतल्लिक ऐलान किया गया था कि एक तो हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, दूसरा जो एक ख़बर रिपोर्ट हुई कि राब्ते हुए पसे पर्दा, जिसका एतराफ़ भी किया गया डिप्लोमेटिक अंदाज से तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, क्या मंगल के दिन इमरान खान साहब की किसी बहन की अपने भाई से मुलाकात होगी? ये नाज़रीन कल देखने वाली बात होगी, और अगर ऐसी मुलाकात हो जाती है तो ये एक बड़ी ख़बर होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि नया चीफ जस्टिस कौन, और नए चीफ जस्टिस का नाम कैसे फ़ाइनल हुआ और किसने फ़ाइनल किया और क्यों फ़ाइनल किया गया। तो नाज़रीन मामला ये है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन तीसरे चीफ जस्टिस का नाम फ़ाइनल किया गया है, और वो चीफ जस्टिस हैं वफाकी शरई अदालत के। क्योंकि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, वो अपनी 3 साल का टेन्योर मियाद मुकम्मल करने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए थे। तो उनकी जगह पे वफाकी आईनी अदालत में जब तक जुडिशल कमीशन मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम का फ़ैसला नहीं करता, तो किसी को काम मकाम चीफ जस्टिस लगाना था। तो आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वजारत कानून की समरी पे जो शरई अदालत के सीनियर तरीन जज हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, उनका नाम जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से मंजूर किया गया है। और इस मंजूरी से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है कि जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है, इससे मुतल्लिक जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब नाज़रीन बात करते हैं फार्म 47 की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर क्या है। तो बुरी खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद। अब वो बयानिया क्या था कि फार्म 45 में हमारे लोग जीत गए, पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए, लेकिन जब फार्म 47 जारी किया गया, फार्म 47 में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हरा दिया गया, उनकी जो कामयाबी थी उसे डिफीट में तब्दील कर दिया गया, और पीटीआई के जो सियासी मुखालफिन थे, नून लीग और कुछ थोड़ा बहुत नाम पीपल्स पार्टी का आता है, ज़्यादा नून लीग के ऊपर ही बयानिया बना है तहरीक इंसाफ का, कि सियासी मुखालफिन को जितवा दिया गया, तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को नाकाम करार देके। अब इस बयानिए के बाद एक अमली कदम भी पीटीआई की जानिब से उठाया गया। आजकल तो सेक्रेटरी जनरल है ना तहरीक इंसाफ के सलमान करारे साहब, पहले जनाब उमर अयूब साहब होते थे। उमर अयूब साहब ने इसी बयानिए पे एक रेफरेंस, एक शिकायत जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की। अब उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई उमर अयूब की शिकायत के ऊपर 11 फरवरी को जेसीपी का इजलास होता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में, और उस इजलास में जो शिकायत है उमर अयूब साहब की बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस शिकायत का और उस शिकायत के जो मंदरजात हैं उनका बड़ी गहराई के साथ, बड़ा डीपली उसका जायज़ा लिया जाता है, और जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि फार्म 45 में कौन जीता, फार्म 47 में किसको जितवा दिया गया, इलेक्शन क्यों शफाफ नहीं था, इलेक्शन में धांधली कैसे हुई, उन तमाम लगाए गए इल्ज़ामात या जो शिकायत थी उसमें लिखे गए तमाम मंदरजात का जायज़ा लेने के बाद जेसीपी इस नतीजे पे पहुंची कि ये शिकायत सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है ये काबिल पज़ीराई नहीं है। इसमें कोई ऐसा मवाद नहीं, कोई ऐसा ठोस शवाहिद मौजूद नहीं जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जा सके। अब इल्ज़ामात तो भरपूर लगाए गए, और इल्ज़ामात जो लगे वो भी पंजाब की हद तक। अब जो इलेक्शन हुआ, जो कि इलेक्शन कमीशन ने करवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की क़यादत में, वो पूरे पाकिस्तान में हुआ, वो पंजाब में भी हुआ, वो सिंध में भी हुआ, वो बलूचिस्तान में भी हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तो साफ शफाफ हुआ। अब अगर KPK में इलेक्शन साफ शफाफ हुआ तो वो भी सिकंदर सुल्तान राजा ने करवाया। उनकी क़यादत में
प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने करवाया, तो वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली क्यों नहीं कराई? सिर्फ पंजाब में धांधली क्यों करवाई गई? सिंध में क्यों नहीं धांधली करवाई गई? बलूचिस्तान में फिर उस पर पीटीआई क्यों नहीं बात करती? तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद जो बयानिया था कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, फॉर्म 45, 47 तो सिकंदर सुल्तान राजा को बरतरफ किया जाए, तो ये कंप्लेंट ना सिर्फ अदालत की जानिब से, जेसीपी की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया है, बल्कि जो फ़ैसला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उस फैसले से मुतल्लिक उमर अयूब साहब को जो लेटर लिख के आगाह किया गया, वो लेटर भी मंज़े आम पे आ चुका है कि आपने शिकायत की थी सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। जुडिशल काउंसिल ने शिकायत का जायज़ा लिया है और इस आपकी शिकायत में सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं खुलासा आपके सामने रखना हूँ, तो उसी बुनियाद के ऊपर उस रेफरेंस को, उस शिकायत को जो है वो डिसमिस कर दिया गया। वैसे आज फॉर्म 45, 47 की बात जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी पार्टी की कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पे पहुँचे हुए थे, वहाँ पे बिलावल ज़रदारी साहब ने अवाम से एक प्रोसेशन में खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 45 आप लेके आएँ, फॉर्म 47 की ज़िम्मेदारी मेरी है। यानी वो ये कह रहे थे कि फॉर्म 45 आपने पोलिंग स्टेशन से लेके निकलना है और उन फॉर्म 45 की बुनियाद पे ही हम फॉर्म 47 जो है वो जारी करवाएंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जीबी के इलेक्शन में बात की। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी पार्टी की कैंपेन के सिलसिले में। तो पीछे नून लीग रह जाते थे, तो नून लीग ने भी नाम दिया नवाज शरीफ साहब का, जिन पर इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर जब तक आप कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक एनओसी हासिल नहीं कर लेते इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान से, तो आप पर वहाँ पे जाने की पाबंदी है, आप नहीं जा सकते। आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो जीबी इलेक्शन कमीशन से हासिल करना है। तो नून लीग की तरफ से जीबी इलेक्शन कमीशन से एनओसी हासिल कर लिया गया नवाज शरीफ साहब के नाम के हवाले से, जिसकी इजाज़त दे दी गई है। और अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कल 2 जून को गिलगित बल्तिस्तान का एक दिन का दौरा करेंगे, जहां पर वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो हिकमत अमली है उसको डिस्कस करेंगे और जीबी के इलेक्शन के हवाले से जो है मामलात इस एक रोज़ा दौरे में जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। सिर्फ एक दिन का दौरा जो है वो नवाज शरीफ जो है गिलगित बल्तिस्तान करने जा रहे हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी नए इंतखाबात का बिगल जो है वो बच चुका है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात होने हैं वहाँ पे आपको पता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वहाँ पे एहतजाज किए गए, प्रोटेस्ट किए गए, फिर एक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनी और जो मुतालबात थे जॉइंट एक्शन कमेटी के उसमें एक मुतालबा ये भी था कि मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो उस मुज़ाकराती कमेटी ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें मुज़ाकराती कमेटी ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया और इसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं उनको ख़त्म किया जाए, इनके मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने के जो आइनी और कानूनी पहलू हैं उसके ऊपर मुकम्मल गौर व खौज करने के बाद, सोच विचार करने के बाद प्रपोज़ल ये सामने आया है कि जो भी फ़ैसला होना है कि मुहाजिरीन की नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में उनको बरकरार रखना है या जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे के मुताबिक इन नशिस्तों को ख़त्म करना है, तो एक APC बुलाई जाए। आज़ाद कश्मीर के जो सियासी जमातें हैं उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम सियासी जमातों की यानी ये कॉन्फ्रेंस बुला के, APC बुला के इसमें इस मामले पे जो सियासी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मशवरा किया जाए और फिर आइनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म करने से मुतल्लिक़ जो है वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ कोई फ़ैसला जो है वो किया जा सके। और आप नाज़रीन जानते हैं कि चूँकि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो भी मुज़ाकरात होते रहे, अब जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 9 जून को एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज की जो है वो काल भी दी जा चुकी है।
तो ये आज आला सतह का इजलास आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात, जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात, मुज़ाकराती कमेटी के उनके साथ होने वाली बातचीत, उनके साथ होने वाले मुज़ाकरात और जो मुतालबात हैं उसमें बेशतर जो मुतालबात थे उन पर ऑलरेडी अमल किया जा चुका है। उसमें बेशतर जो मुतालबात हैं ऑलरेडी उन्हें जो है वो पूरा किया जा चुका है उन डिमांड्स को। तो ये जो एक मुतालबा है कि मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म की जाएं, तो इस पर भी आला सतह के इजलास में APC बुलाने की तजवीज़ आई है। अब देखते हैं कि फ़र्दर इससे मुतल्लिक़ क्या कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।